हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज का हमारा वीडियो है भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 में। ठीक है, भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। हम इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके पिछले इतिहास के बारे में। भारत में इससे पहले किसका शासन था? मुग़लों से पहले सल्तनत काल का, सल्तनत काल। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सल्तनत काल। सल्तनत काल की स्थापना किसने की थी? गौरी ने, महमूद गौरी ने भारत को जीतकर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। और वहाँ पे शासन करने वाले क्या कहलाए? सल्तनत। ये शासन था 1206 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, इसको सल्तनत काल कहते हैं। अब इसके बाद में क्या आता है? 1526 में मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य। तो आज का हमारा चैप्टर सिर्फ मुग़ल साम्राज्य, भारत में स्थापना कब और कैसे हुई और किसने की। ठीक है, बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य की। ठीक है, मुग़ल का मतलब क्या होता है? जैसे गौरी भी मुसलमान था, वो तुर्क था, तुर्क प्रजाति से था या तुर्क जाति से था। ये भी बाबर भी चुगताई तुर्क था। तो सबसे पहले बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी दोस्तों? बाबर ने। भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। अब इसकी थोड़ी सी बाबर का परिचय जान लेते हैं। बाबर कौन था? बाबर का परिचय सबसे पहले बात करते हैं। बाबर कौन था? बाबर था तैमूर के वंशज से। तैमूर के वंशज से। और एक कौन था? चंगेज खान। ठीक है, तैमूर के वंशज और चंगेज खान के वंशज, इसका मतलब बाबर से क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तैमूर का आक्रमण भारत में कब हुआ था? 1398 में। ठीक है, तैमूर का आक्रमण भारत में कब हुआ था? 1398 में। उसके टाइम पे भारत पे तुगलक वंश का शासन था, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद छोड़ के भाग गया था दिल्ली से। किसकी वजह से? तैमूर की वजह से। और चंगेज खान, ये कौन था? मंगोलियन। अब बात करते हैं इसके पिता की। पिता व माता, बाबर के पिता व माता। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम, बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। माता का नाम, ठीक है, माता का नाम है कुतुगल निगार खानम। माता का नाम है कुतुगल निगार खानम। ठीक है, कुतुगल निगार खानम। आप इस चीज़ को नोट करें। बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की 1526 में। थोड़ा सा बेसिक जान रहे हैं बाबर के बारे में। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, माता थी कुतुगल निगार। ठीक है, यानी कि तैमूर के वंशज से था इसके पिता। कौन सी पीढ़ी? चौथी पीढ़ी, यानी चौथा वंशज। ठीक है, अब इसकी संतान कौन होता है? पांचवा वंशज। पांचवा वंशज कौन होता है? बाबर। ठीक है, पांचवा वंशज तो बाबर होता है। किसका? तैमूर के पांचवें वंशज से बाबर बिलोंग करता है। उमर शेख मिर्जा चौथे वंशज से, तैमूर के चौथा वंशज था। अब चंगेज खान के वंशज से थी इसकी माता। ठीक है, चंगेज खान मंगोलियन प्रजाति से बिलोंग करता है या मंगोलियन जाति से बिलोंग करता है। ठीक है, तो चंगेज खान के 17वें वंशज। ठीक है, 17वें वंशज से इसकी माता थी। यानी कि ये जो बाबर था उसके पिता तो या खुद तैमूर के वंशज से था, और उसकी माता थी वो कौन? चंगेज खान के वंशज से थी। ठीक है, तो ये दोहरी यानी कि दो राजवंशों का खून था इसमें, एक तो तैमूर वंश और एक चंगेज खान।
अब बात करते हैं, माता पिता हो गया, पूरा नाम, ठीक है। इसका पूरा नाम है जहरुद्दीन मोहम्मद, जहरुद्दीन या मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद। अब सबसे पहले बात करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता है, बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब इसका बाबर कैसे नाम पड़ा? सबसे पहले बात करते हैं इसकी जन्म की। जन्म, बाबर का जन्म हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 14 फरवरी 1483 में। 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म होता है। कहाँ पे होता है? बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना कहाँ पे है? ट्रांस ऑक्सियाना, ट्रांस ऑक्सियाना का छोटा सा राज्य था फरगना, उसका सरदार था कौन? उमर शेख मिर्जा। कौन? बाबर का पिता। फरगना जो ट्रांस ऑक्सियाना का छोटा सा राज्य था, वर्तमान में कहाँ है ये फरगना या ट्रांस ऑक्सियाना? उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है वर्तमान फरगना जो ट्रांस ऑक्सियाना एक बड़ा वहाँ पे क्षेत्र है ट्रांस ऑक्सियाना, उसमें छोटा सा राज्य था फरगना, उसका सरदार था कौन? उमर शेख मिर्जा। उसके घर में जन्म लेता है बाबर का बचपन का नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद। और जहरुद्दीन मोहम्मद का नाम बाबर कैसे रख दिया? जब इसने उज्बेकिस्तान पे शासन किया, किसने? बाबर ने। तो वहाँ के लोगों ने इसका नाम जहरुद्दीन मोहम्मद उच्चारण में मुश्किल होने के कारण इसका नाम बाबर रख दिया, ठीक है। किसने? इसका नाम उज्बेकियों ने, उज्बेकिस्तान के लोगों को कहा जाता है उज्बेकी, और उज्बेकियों ने इसका नाम उच्चारण में मुसीबत आने के कारण या उच्चारण में थोड़ा कठिन लगने के कारण इसका नाम बाबर रख दिया। और भारत में बाबर का नाम प्रचलित हो गया और ये बाबर के नाम से ही जाना गया। जहरुद्दीन मोहम्मद तो सिर्फ किताबों में रह गया इसका नाम, ठीक है। अब बात करते हैं राजगद्दी। देखो ये तो शुरू से राजघराने में पैदा हुआ था। इसका दादा परदादा कौन था? तैमूर, जो एक महान खतरनाक लड़ाकू और सिकंदर की तरह विश्व को जीतने की आकांक्षा रखता था, ठीक है। अब बात करते हैं राजगद्दी। तो ये 1594 में, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। राजगद्दी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं राजगद्दी। ये फरगना की राजगद्दी पर कब बैठा था? फरगना की गद्दी पर कब बैठा? 1594 में, ठीक है। 1594 में, सॉरी 1494 में। 1594 में कहाँ से बैठेगा? 1494 ईस्वी में, ठीक है। 1494 में मात्र 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है। 12 वर्ष की उम्र में ये फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो मेरे, हमने बताया था 11 वर्ष की उम्र में दिल्ली की राजगद्दी पर कौन विराजमान हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। और ये 12 वर्ष की उम्र में कहाँ पे? फरगना का शासक बन गया, ठीक है। अब इसने क्या किया? 1507 ईस्वी में क्या किया? काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल पर अधिकार, भाई इसने काबुल पर अधिकार कर लिया 1507 ईस्वी में बाबर ने। अब इसको क्या थी? संपूर्ण एशिया या संपूर्ण विश्व को जीतने की आकांक्षा जगी, ठीक है। और मध्य एशिया में बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करने की इसकी आकांक्षा जगी। तो इसने अपने दादा यानी दादा के परदादा तैमूर से इतिहास के बारे में पढ़ा तो सुना कि तैमूर भारत पर आक्रमण किया था और उसने बहुत सारी धन संपदा लाई थी और इससे इतना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। कहाँ पे? फरगना में। अब अगर इसके दादा इतनी बड़ी संपदा लौटे, भारत से लेकर लौटे, तो इसने भी क्या सोचा, क्यों ना हम भारत पे भी आक्रमण करते हैं और वहाँ से बहुत सारा धन दौलत लेके आएंगे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो इसने क्या किया?
भारत की तरफ नज़र डाली। भारत की तरफ नज़र डालने का कारण यह था कि इसने तैमूर से तैमूर की जो कहानियाँ पढ़ी इसने या सुनी कि मेरा दादा ने इतना धन लूट के लाया भारत से, तो वहाँ पे बहुत सारा धन है और वहाँ की दौलत में का मैं अधिकारी हूँ। और दूसरी बात, इसकी काबुल से बहुत कम आमदनी होती थी। ठीक है, तो इसी कारणों से इन्हें 1507 से लेके 1526 ईस्वी के बीच में धन लूटने के लिए 5 बार आक्रमण किया। 5 बार आक्रमण किया। कब से लेकर 1526 में तो इसने भारत पर शासन करने के लिए आक्रमण किया था, उससे पहले सिर्फ धन दौलत लूटने के लिए 5 बार आक्रमण किया। किसने? बाबर ने। इसमें एक युद्ध होता है भेरा का, ठीक है, 507 से हो गया भेरा का दुर्ग। भेरा का दुर्ग। भेरा का दुर्ग कौन था? देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, जब बाबर ने भारत पे मुगल साम्राज्य की स्थापना की तो उस टाइम पे किसका काल था? लोदियों का, अफगानियों का। अफगानी का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये कौन था? इब्राहिम लोदी, दिल्ली का शासक। अब दिल्ली का शासक कौन था? ये तो दिल्ली का हो गया, ठीक है। अब भेरा का दुर्ग किसके अधिकार में था? पंजाब का सूबेदार। पंजाब का सूबेदार कौन था दोस्तों? दौलत खां। कौन था? दौलत खां कौन था? दौलत खां था इब्राहिम लोदी का चाचा, ठीक है। यानी कि रिश्तेदार थे, लेकिन राज करने की जो भूख थी इनमें, अलग अलग इन्होंने परगना संभाल रखा था, अलग अलग राज्य संभाल रखे थे और आपस में लड़ते थे, जलते थे एक दूसरे से, ठीक है। तो दौलत खां पंजाब का सूबेदार था, उसके अधिकार में था भेरा का दुर्ग, ठीक है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था या दिल्ली का सुल्तान था। उस टाइम पे बादशाह नहीं कहा जाता था, सुल्तानों को सिर्फ सुल्तान कहा जाता था, ठीक है। अब भेरा का दुर्ग पर आक्रमण किया किसने? बाबर ने। कभी 1518 और 19 में 1518-19 में भेरा के दुर्ग को जीत लेता है। कौन? बाबर जीत लेता है। और पंजाब का सूबेदार जो दौलत खां वहाँ से अपनी सेना हटा लेता है या भाग जाती है वहाँ से सेना। और भेरा के दुर्ग पर 1518-19 में किसका अधिकार हो जाता है? बाबर का। और बाबर ने भेरा के दुर्ग पर अपना प्रतिनिधि छोड़कर वापस काबुल चला जाता है, ठीक है। तो वापस क्या करता है दौलत खां? भेरा के दुर्ग पे बाबर की सेना लौटते ही वापस अधिकार कर लेता है। किसके ऊपर? भेरा के दुर्ग पर। अब भाई बाबर को पता चलता है इसके बारे में कि भेरा के दुर्ग के ऊपर वापस दौलत खां ने अधिकार कर लिया, ठीक है। तो बाबर वापस सिंध नदी पार करता है। सिंध नदी पार करता है कब? 1520 या 21 में। 1520-21 में दूसरा आक्रमण करता है भेरा के दुर्ग पर, ठीक है। दूसरा आक्रमण करता है भेरा के दुर्ग पर और उसने भेरा के दुर्ग के साथ साथ किसको जीत लिया? सियालकोट पर भी अधिकार कर लिया। यानी कि उसने दूसरी बार आक्रमण किया जब भेरा के दुर्ग के साथ साथ सियालकोट के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया और उसने दिखा दिया कि भाई तुमने तो मेरे साथ गद्दारी की है, मेरे जाते ही मेरे दुर्ग पर अधिकार कर लिया, तो मैं अब की बार 2 दुर्गों को जीत कर जाऊँगा, ठीक है। सियालकोट और भेरा के दुर्ग को जीत कर ये वापस काबुल चला जाता है। अब घटना होती है, मैं आपको बताता हूँ। काबुल लौट जाता है 1520-21 ईस्वी में, ठीक है। जब ये काबुल लौटता है तो क्या करता है दौलत खां? दिलावर खां कौन था दोस्तों? दिलावर खां था दौलत खां का लड़का या पुत्र, ठीक है। दौलत खां का पुत्र था वो। उसके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भेजता है किसके पास? बाबर के पास। जब वो सियालकोट और भेरा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, वो प्रतिनिधि मंडल भेजता है कि आप भारत की छोटे मोटे आक्रमण करने की बजाय क्यों ना दिल्ली का शासन करें और हम आपकी उसमें सहायता करेंगे। जब बाबर को ये निमंत्रण मिलता है कि भेरा के दुर्ग के जीतने के बाद में कि आप क्यों ना दिल्ली के ऊपर अधिकार करें और हम आपकी सहायता करेंगे, तो बाबर समझ जाता है कि हिंदुस्तान में फूट है और फूट का फायदा उठाकर ही वो भारत की तरफ अब शासन करने की नीति से आक्रमण करता है। पहले तो भारत को लूटपाट करने की नीति से आक्रमण कर रहा था। अब जब उसको इसका पत्र मिलता है या इसका प्रतिनिधि मिलता है दिलावर खां के नेतृत्व में, तो बाबर समझ जाता है कि भारत में बहुत ज़्यादा फूट है और उसका फायदा मैं उठाऊं और वहाँ पे शासन करूं। तो दिलावर खां दौलत खां का पुत्र था, ठीक है। और राणा सांगा
बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने भी उसे संधि की थी कि आप दिल्ली पर शासन करें, ठीक है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं जो दिलावर खां की, ठीक है। तो दिलावर खां दौलत खां का लड़का था, इसने उससे भेंट की बाबर से और कहा कि दिल्ली पे आक्रमण करें। तो बाबर ने तैयारी कर ली भारत पर जीतने की। अब भारत पर जीतने के लिए भारत में आक्रमण किए बाबर ने। तो बाबर के युद्ध होते हैं भारत में 4, ठीक है। सबसे मोस्ट युद्ध याद करना आप, भारत में बाबर के युद्ध, ठीक है। ये जो उससे पहले 1526 से पहले 5 बार आक्रमण किए थे, वो चुटपुट लड़ाइयाँ थी सिर्फ लूटपाट करने की, ठीक है। अब बात आती है 1526 के बाद में पहला युद्ध होता है पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, और दूसरा होता है खानवा का युद्ध, और तीसरा होता है चंदेरी का युद्ध, और लास्ट युद्ध था, आखिरी युद्ध था बाबर का घाघरा का युद्ध, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पानीपत का युद्ध, क्योंकि जब बाबर को सूचना मिली दौलत खां की तरफ से कि आप दिल्ली पर शासन करें, हम आपकी सहायता करेंगे, तो उसको सहायता तो लेने की जरूरत थी नहीं, बस उसको तो पता चल गया कि बस कि भारत में ये जो शासक है आपसी फूट है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, आपको पता होगा पानीपत में 2 और युद्ध हुए, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, ठीक है। हम बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, ठीक है। 1526 ईस्वी को बाबर क्या करता है, सिंध नदी को पार करके, सिंध नदी, देखो उस टाइम पे नदी को पार करना बहुत मुश्किल थी, सिंध नदी को पार करते हुए काबुल से, ठीक है, काबुल से सिंध नदी को पार करते हुए 12,000 सैनिक या यूँ कहें घुड़सवार के साथ किसकी तरफ कूच करता है, दिल्ली की तरफ, और पानीपत नामक जगह पर रुक जाता है। इधर से दिल्ली का बादशाह कौन था, सुल्तान कौन था, सॉरी, इब्राहिम लोदी, ठीक है, जो एक अफगान था। इब्राहिम लोदी भी आप पूछता है बहुत बड़ी सेना लेकर कहाँ पे, पानीपत में। अब घमासान युद्ध होता है साहब, कहाँ पे, पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में घमासान युद्ध होता है। तो बाबर ने सबसे पहले तो यहाँ पे भारत को जीतने के लिए सबसे पहले क्या किया युद्ध में, तुलुगमा पद्धति अपनाया, ठीक है। युद्ध में इसने तुलुगमा पद्धति अपनाया। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने तुलुगमा पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था, ठीक है। सर्वप्रथम कब किया था उसने तुलुगमा पद्धति का उपयोग, वो किया था पानीपत के युद्ध में, ठीक है। पानीपत के युद्ध में उसने सर्वप्रथम तुलुगमा पद्धति का वो किया था, क्या पे उपयोग। और एक और क्वेश्चन बनता है बारूद का उपयोग। बाबर ने सर्वप्रथम बारूद का उपयोग कहाँ किया था, बेरा के दुर्ग में। ध्यान करना, भारत में बेरा के दुर्ग पर बाबर ने सर्वप्रथम बारूद का उपयोग हुआ था। और भारत में सबसे पहले बारूद का उपयोग हुआ था विजयनगर और बहमनी की लड़ाई में बुक्का के विरुद्ध। बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने किया था 1337 ईस्वी में, ठीक है। तो तुलुगमा पद्धति का अपनाया। अब ये तुलुगमा पद्धति क्या होती है, ये होती है जैसे सेना के ऊपर दोनों तरफ से घेर कर आक्रमण किया जाता है, ठीक है। ये तो इब्राहिम लोदी की सेना थी, ठीक है। और ये बाबर की सेना ने उसने 2 भागों में बांट दिया और आधी इधर रख दी, आधी, और दोनों ने घेर के आक्रमण, यानी कि उसकी सेना को चारों तरफ से घेरा जाता था। और ये तरीका भारतवासियों के लिए या फिर यूँ कहें सुल्तानों के लिए बिल्कुल नया था, इन्होंने कभी नहीं देखा ऐसा युद्ध। तो ये हार जाती है, कौन, अफगानी सेना या यूँ कहें भारत की सेना हार जाती है किससे, बाबर से। क्यों, तुलुगमा पद्धति से। और दूसरा कारण ये होता है तोपखाना था, बाबर के पास बहुत बड़ा तोपखाना था। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसके पास 2 तोपची थे, एक था उस्ताद अली, तोप के निशानेबाज, तोप चलाने वाले उस्ताद अली, ठीक है। याद करना इस चीज़ को आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस्ताद अली। और दूसरा था मुस्तफ़ा, ठीक है। 2 तोपची थे, इनका नाम आता है इतिहास में, जो बाबर के साथ
काबुल से आए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी पानीपत के युद्ध में और खानवा के युद्ध में। तो पानीपत के युद्ध में जीतने का कारण था एक तो तुलुगमा पद्धति अपनाना और एक वो तोपखाने का प्रयोग। ठीक है, तो क्या होता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है, बाबर जीतता है और इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी मारा गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सल्तनत काल में या दिल्ली के इतिहास में ऐसा कौन सा सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। पहला और आखिरी यही सुल्तान था दिल्ली के सल्तनत काल में जो युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करते हुए मारा गया। ठीक है, कौन, इब्राहिम लोदी। और दिल्ली पर क्या हो जाता है, बाबर का अधिकार हो जाता है, बाबर का अधिकार। कहां पे दोस्तों, दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो जाता है। अब बाबर का दिल्ली पर अधिकार हो गया, इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, भारत में उत्तरी पश्चिमी भारत में राजस्थान में मेवाड़ नामक साम्राज्य पर एक बहुत ही बहादुर और महत्वाकांक्षी राजा था, राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा कहाँ का, मेवाड़ का शासक है। राजस्थान में मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। जब उसने दिल्ली को जीत लिया, भारत पे मुगलों साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो उसने सोचा कि जब तक राणा सांगा को नहीं हराऊंगा मैं दिल्ली पर शासन नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली था राणा सांगा, वो कभी भी उसका तख्ता पलट कर सकता था। तो उसने क्या किया, उसकी योजना बनाई और खानवा का युद्ध, ठीक है, पानीपत का युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 में। अब होता है राणा सांगा से खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध होता है दोस्तों 16 या 17, कहीं 16 मिलता है या कहीं 17 मिलता है, मार्च 1527 ईस्वी को, 1527 ईस्वी को युद्ध होता है खानवा का युद्ध। अब उसके बारे में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं उसके बारे में डिटेल समझते हैं। खानवा के युद्ध से पहले युद्ध होता है बयाना का युद्ध, ठीक है, बयाना का युद्ध में क्या होता है, राणा सांगा की जीत होती है, इसको ध्यान रखना आप, राणा सांगा की जीत। ठीक है, राणा सांगा की क्या होती है, जीत होती है और बाबर की सेना पराजित हो जाती है, भाग जाती है। जब राणा सांगा की सेना बयाना के युद्ध में अपने शौर्य का परिचय देती है तो बाबर की सेना ने खानवा के युद्ध में लड़ाई करने से मना कर दिया, या यूं कहें सिकंदर की तरह, जैसे सिकंदर ने व्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था, इसी तरह बाबर की सेना ने राणा सांगा से युद्ध करने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया कि भाई वो तो बहुत ज़्यादा योद्धा और खतरनाक लड़ाकू है, हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बयाना के युद्ध में देख लिया राजपूतों की शक्ति को, राजपूत कैसे वीरता से युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बाबर ने, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बाबर ने क्या किया, युद्ध को जिहाद का नारा दिया। कौन से, खानवा के युद्ध को क्या दिया, जिहाद का नारा, जिहाद का नारा या जिहाद का युद्ध, इसको कहते हैं धर्म युद्ध, यानी कि इसको युद्ध को उसने क्या किया, राजनीतिक मोड़ दे दिया कि भाई ये युद्ध ये इस्लाम के प्रति है और भारत के मुसलमानों को भी इसमें साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की लड़ाई कर रहा हूँ और मैं गाजी बनना चाहता हूँ। गाजी का मतलब होता है दोस्तों, गाजी का मतलब होता है काफिरों। काफिर कौन होते हैं, कुरान के अनुसार गैर मुसलमान, काफिरों का हत्यारा। यानी कि उसने सेना में जोश भरने के लिए उस युद्ध को जिहाद का नारा दिया और जिहाद का युद्ध बताया, और उसने गाजी बनने की चाहत की कि मैं गाजी बनना चाहता हूं, तो उसने भारत के मुसलमानों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की और सेना को प्रोत्साहित किया। और दूसरी बात, उसने शराब छोड़ दिया। कब, सैनिकों को सामने उसने सारी की सारी जो जाम थे या सुराइयाँ थी शराब पीने की, उसने फेंक दी, तुड़वा दी, और उसने सामने शपथ ली कि मैं आज से ज़िंदगी में शराब नहीं पीऊँगा अगर मैं युद्ध नहीं लड़ता तो। ठीक है,
और उसने उस युद्ध को धर्म का नाम दे दिया। उसने कहा सैनिकों से मरना तो एक दिन ऐसे, ये क्यों ना हम धर्म के नाम पे कुर्बान हो जाएं। तो सैनिकों में एक नया जोश आ गया। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में क्या होता है दोस्तों, खानवा का युद्ध होता है 16 मार्च 1527 में। ठीक है, तो क्या होता है, सांगा पराजित हो जाता है, सांगा पराजित। ठीक है, साना पराजित हो जाता है। सांगा के पास लगभग 2 लाख सैनिक थे। 2 लाख किसके अनुसार, बाबरनामा के अनुसार। बाबरनामा में बाबर ने उल्लेख किया 2 लाख सैनिक थे। उसमें 10,000 तो लगभग कौन थे, अफगानी सैनिक जो इब्राहिम लोदी के साथी थे, वो हार गए थे। वो किसकी तरफ मिल गए थे, राणा सांगा की तरफ, क्योंकि बदला लेने की भावना से। और इसमें एक क्वेश्चन आता है, हसन का मेवाती, हसन खां मेवाती, ये भी क्या, राणा सांगा की तरफ से युद्ध करता हुआ मारा गया था। और इसमें खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लगभग राजस्थान के सारे राजपूत जो विरासत वो थे, साम्राज्य थे, वहाँ से लगभग सभी जगह से राजाओं ने भाग लिया था युद्ध में और इसमें कुर्बानियाँ दी। ठीक है, अब क्या होता है, सांगा की पराजय हो जाती है और बाबर अब बिल्कुल निश्चित हो जाता है और वहाँ से वापस क्या करता है, वो युद्ध के लिए निकल पड़ता है। अब उसने दूसरी लड़ाई कौन सी की दोस्तों, तीसरी, वो थी चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी का शासक, चंदेरी या इसको चंदावर का युद्ध भी कहा जाता है, चंदावर। ठीक है, चंदेरी या चंदावर का युद्ध भी कहा जाता है। चंदेरी का शासक कौन था, मेदिनी राय। ध्यान करना है, इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चंदेरी के युद्ध में किस किस के बीच लड़ाई हुई थी। ठीक है, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय व बाबर ने आक्रमण किया। तो जब राणा सांगा को हरा दिया तो श्योर है मेदिनी राय तो कहाँ से मुकाबला करता, तो इसने मेदिनी राय को भी पराजित कर दिया और मौत के घाट पे उतार दिया। अब आती है एक घाघरा की युद्ध। अब ये 3 युद्ध करके, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध करके बाबर वापस काबुल लौट जाता है। ठीक है, काबुल लौट जाता है। लेकिन इसके लौटते अफगानी थे, मतलब अफगान का मतलब इब्राहिम लोदी के जो समर्थक थे, इब्राहिम लोदी तो पानीपत के युद्ध में मारा गया, यानी कि उसके साथ तो काफ़ी समर्थक थे, काफ़ी उसके सामंत थे, उन्होंने क्या विद्रोह कर दिया भारत में। जब विद्रोह का पता चला बाबर को, तो बाबर वापस अब की बार 50,000 सैनिक के साथ सिंध नदी को पार किया और भारत की तरफ कूच किया। और उसने घाघरा के युद्ध में अफगानों के विद्रोह का दमन किया। ठीक है, दमन किया, यानी कि उसने भारत के इतिहास में बाबर ने 4 युद्ध किए। 4 युद्ध आपको बिल्कुल कंठस्थ याद करना। उसका आखिरी युद्ध था घाघरा का युद्ध। ठीक है, कौन सा था, घाघरा का युद्ध। चौथा वो आखिरी युद्ध था घाघरा का युद्ध। अब तो क्या करता है बाबर, यहीं पे रहता है और शासन करता है। ठीक है, और शासन करते करते क्या होता है, एक कहानी है बाबरनामा में भी लिखा गया है कि उसका पुत्र था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं था, तो वो बीमार पड़ जाता है और उसने उसके लिए प्रार्थना करता है ईश्वर से कि ईश्वर इसको ठीक कर दे और उसकी बीमारी मेरे को लगा दे। तो हुआ ऐसा इत्तेफाक या कुछ भी समझो आप कि हुमायूं तो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है और बाबर बीमार हो जाता है। और 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को क्या हो जाता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो उसने इस तरह बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर भी मुसलमान था, वो भी तुर्की था, वो चगताई तुर्क था, उससे पहले वाले भी अफगानी तुर्क थे। ठीक है, तो उन्होंने सल्तनत की जगह मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो इसको आगरा में दफनाया जाता है। और यहाँ पे एक मकबरा, इसका कहाँ पे है, मकबरा किसने बनवाया था, हुमायूं ने। मकबरा कहाँ पे, आगरा में। और एक दूसरा मकबरा कहाँ है, काबुल। ठीक है, 9 साल बाद इसकी रानी ने इसकी अस्थियों को निकाल के आगरा में जो दफना दिया गया था, किसको, बाबर को 9 साल बाद काबुल में ले गई थी इसकी रानी या बीवी ने। ठीक है, तो काबुल में भी इसका मकबरा है और आगरा में भी इसका मकबरा है। अब 2-4 क्वेश्चन और बनते हैं इसके बारे में। मकबरा हमने पढ़ लिया,
मकबरा कहाँ पे इसका, एक तो आगरा में, क्योंकि वर्तमान इसको उस टाइम पे आगरा में दफना दिया गया था। जब 9 साल बाद में इसकी रानी की इच्छा है वो काबुल लेके वहाँ पे उसकी अस्थियों को वहाँ पे दफना दिया, तो वहाँ पे दोनों जगह इसके मकबरे हैं। ठीक है। अब बाबरनामा, एक और किस्म आता है बाबरनामा। बाबरनामा बाबर के द्वारा रचित की गई पुस्तक आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा, इसको क्या कहा जाता है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, बाबरनामा। ठीक है। बाबरनामा ये क्या है, बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा, आत्मकथा। ये किस भाषा में लिखी गई है, ये भाषा में लिखी गई है चगताई, चगताई, चगताई तुर्की भाषा। ठीक है, चगताई तुर्की भाषा। अब बात आती है बाबर चगताई, चगताई तुर्क था। ठीक है। और ये मंगोलियन, मंगोलियन, मंगोलियन तुर्क या जाति। ठीक है, मंगोलियन जाति से, क्योंकि तैमूर तो जो था वो मंगोलियन तुर्क था। ठीक है, इसीलिए मंगोलियन जाति को ही क्या कहा जाता है, पारसी में मुगल, फारसी भाषा में क्या कहा जाता है, मुगल। इसलिए इसके शासन को क्या कहा जाता है, मुगल का शासन कहा लिया, मुगल का साम्राज्य। क्योंकि मंगोलियन जाति को फारसी भाषा में, इसको आप नोट करना, फारसी भाषा में क्या कहा जाता है, फारसी भाषा में क्या कहा जाता है, मुगल। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मुगल, फारसी भाषा में मंगोलियन जाति को। अब एक बात आती है फरगना, फरगना, इसको आप नोट करना, फरगना क्या है। देखो हमने सुना होगा कि भारत में जितने भी आक्रमणकारी आए, भारत में जितने भी आक्रमणकारी आए वो मध्य एशिया से क्यों आए। तो मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया में एक जगह फरगना, फरगना कहाँ पे, ट्रांस ऑक्सियाना, ट्रांस ऑक्सियाना। वर्तमान में क्या, कौन सा देश है वो, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान। अब एक और, जैसे भारत में कश्मीर घाटी है ना, ये तो कश्मीर है स्टेट, और कश्मीर घाटी का मतलब है बहुत लंबी चौड़ी भारतीय पर्वतीय श्रृंखला, जैसे वहाँ पे नेपाल तक जा रही है, चाइना तक जा रही है, पाकिस्तान तक जा रही है भारत में। तो एक फरगना घाटी, फरगना घाटी बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, ये बहुत ही वो है घनी जंगलों वाला फरगना घाटी। ठीक है, फरगना घाटी में आते हैं लगभग उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, यूरेशिया क्षेत्र। तो ये सब फरगना घाटी में आते हैं। ठीक है, अब बात आती है तैमूरियन, मुगलों को, मुगलों को देखो, मुगलों को मैंने सब लिया, इसको मुगल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मंगोलियन जाति से थे और मंगोल जाति को फारसी भाषा में मुगल कहा जाता है। मुगलों को क्या कहा जाता है, तैमूरियन, तैमूरियन, इनको तैमूरियन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये तैमूर के वंशज से थे। ठीक है, अब बात आती है भाषा, इनकी भाषा थी फारसी, भाषा कौन सी थी मुगलों की, फारसी। ठीक है, लेकिन बाबर की प्रारंभिक भाषा कौन सी थी, तुर्की भाषा थी, चगताई उसकी खास भाषा थी, चगताई से भाषा से प्रेम करता था, वो चगताई भाषा थी। ठीक है, अंतिम बादशाह, एक ऐसे क्वेश्चन बनता है, मुगल साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था, वो था बहादुर शाह जफर। देखो प्रथम बादशाह कौन था, बाबर, 1526 में अंतिम बादशाह था। 1857 की क्रांति में उसको मौत हो गई थी, किनकी, रंगून की जेल में, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, 1857 में। इस तरह भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में बाबर की औलाद कौन थी, जैसे हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका शासन कौन हुआ भारत पे, अकबर, अकबर के बाद कौन हुआ, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद में औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद होती है मुगलोत्तर काल। वहाँ पे काफ़ी सारे शासक बनते हैं। ठीक है, तो एक बात और थी धर्म, धर्म तो सबको पता है कि बाबर मुस्लिम धर्म से था, मुस्लिम धर्म से, लेकिन इसका जो संप्रदाय है शिया और सुन्नी,
तो आप इस चीज़ को नोट करना, ये सुन्नी संप्रदाय से था, सुन्नी संप्रदाय, ठीक है, बाबर सुन्नी संप्रदाय से था, ठीक है। तो आज का चैप्टर ये काफ़ी इतना सारा, इसको आप ढंग से देखें, पढ़ें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।